नमस्कार। आज हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के उस बेहद प्रभावशाली सिद्धांत की जो ये बताता है कि आखिर जाति व्यवस्था बनी कैसे। सोचिए, कोई सामाजिक ढांचा हजारों साल तक कैसे टिक सकता है? यही वो बड़ा सवाल था। वो पहेली थी जिसे डॉक्टर अंबेडकर सुलझाने निकले थे। तो इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जाति के रहस्य को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी असली चाबी क्या है, यानी जबरन एंडोगेमी या सगोत्रीय विवाह। पर इससे एक बड़ी मुश्किल खड़ी होती है, सरप्लस लोगों की। तो फिर इसे सुलझाने के लिए कंट्रोल का एक सिस्टम कैसे बना, जिसके पीछे थे मनु। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे इस पूरे सिस्टम को सही ठहराने के लिए सामाजिक इतिहास को ही दोबारा लिख दिया गया। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जाति का रहस्य। देखिए, अंबेडकर के लिए जाति कोई नेचुरल चीज नहीं थी कि बस अपने आप बन गई। नहीं, ये एक बनाया हुआ सिस्टम था, एक ऐसी मशीन जिसे चलाने के लिए एक खास मैकेनिज्म, एक खास तंत्र चाहिए था। अब इस तंत्र को समझने के लिए ना 2 तरह की शादियों के रिवाज को समझना होगा। अंबेडकर का कहना था कि पुराने भारतीय समाज में एक्सोगेमी यानी अपने ग्रुप से बाहर शादी करना आम बात थी। इससे लोग समाज आपस में घुलते मिलते थे। लेकिन फिर एक नया रिवाज आया, एंडोगेमी यानी सगोत्रीय विवाह, मतलब शादी सिर्फ और सिर्फ अपने ही ग्रुप के अंदर होगी। बस यहीं से अलगाव की, बंटवारे की नींव पड़ी। और यहीं हम आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, एनफोर्स्ड एंडोगमी यानी जबरदस्ती अपने ही गोत्र में शादी। अंबेडकर की पूरी थियरी का आप कह सकते हैं यही केंद्र है। उनका मानना था कि जाति की बस एक ही पहचान है, एक ही डिफाइनिंग फीचर, और वो है अपने ग्रुप से बाहर शादी करने पर लगी सख्त रोक। यही वो ताला भी है और चाबी भी, जो जाति को बनाता भी है और कायम भी रखता है। जरा सोच कर देखिए, एक समाज है जो नेचुरली मिलना जुलना चाहता है, फैलना चाहता है, और उस पर आप जबरदस्ती एक नियम थोप दें कि नहीं, शादी सिर्फ अपने दायरे में ही होगी। अंबेडकर के हिसाब से बस इसी एक कदम ने जाति को जन्म दिया। यही है कास्ट सिस्टम का असली सार, उसकी आत्मा। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अंबेडकर ने यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की पहचान की। सोचिए, अगर कोई ग्रुप ये तय कर ले कि हम तो सिर्फ अपने अंदर ही शादी करेंगे, तो वो उस सिचुएशन में क्या करेगा जब मौत की वजह से शादी के लायक लड़के और लड़कियों की संख्या में गड़बड़ हो जाए। देखिए, किसी भी ग्रुप में ऐसा तो होता नहीं कि पति पत्नी एक ही दिन मरे, है ना? हमेशा कोई ना कोई एक पहले जाता है। इससे क्या होता है, शादी के लायक लड़के लड़कियों की गिनती में एक इम्बैलेंस, एक असंतुलन आ जाता है। और ये असंतुलन एंडोगैमी के उस बंद दायरे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। इस इम्बैलेंस से जो पहली प्रॉब्लम खड़ी हुई वो थी सरप्लस महिला की, यानी विधवा की। अंबेडकर के हिसाब से वो ग्रुप के लिए एक डबल खतरा थी। क्यों? क्योंकि या तो वो जाति के बाहर शादी करके नियम तोड़ सकती थी, या फिर जाति के अंदर ही शादी करके किसी जवान अविवाहित लड़की का होने वाला पति ले सकती थी। अब आते हैं प्रॉब्लम के दूसरे हिस्से पर, जो और भी मुश्किल था, सरप्लस पुरुष यानी विधुर। खतरा तो वो भी था, वो भी तो जाति से बाहर शादी कर सकता था, लेकिन एक पुरुष होने के नाते उसकी समाज में इज्जत ज्यादा थी। उसे ग्रुप के लिए एक एसेट माना जाता था, तो उससे एक महिला की तरह तो नहीं निपटा जा सकता था। तो सवाल ये उठता है कि इस सरप्लस लोग वाली प्रॉब्लम को कोई ग्रुप कैसे सॉल्व करे ताकि उसकी एंडोगेमी बनी रहे। अंबेडकर ने इसके लिए 4 तरीकों या कहिए 4 प्रथाओं की पहचान की, जो इसके सॉल्यूशन के तौर पर सामने आई। और अंबेडकर के मुताबिक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 बहुत ही क्रूर प्रथाएं बनाई गईं। पहली, सती यानी विधवा को पति की चिता पर जला देना। दूसरी, एनफोर्स्ड विडोहुड यानी विधवा को दोबारा शादी करने ही ना देना। तीसरी, विदुर पर ब्रह्मचर्य थोपना। और चौथी, बाल विवाह, जिसमें विधुर की शादी एक बच्ची से कर दी जाती थी। अंबेडकर का तर्क साफ था, ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं थे, ये तो जाति की दीवारों को मजबूत रखने के लिए बनाए गए सोचे समझे हथियार थे। लेकिन सवाल ये है कि इतनी भयानक प्रथाओं को समाज ने आखिर मान कैसे लिया? अंबेडकर कहते हैं कि यहीं पर धर्म और फिलॉसफी का इस्तेमाल हुआ। इन प्रथाओं पर धर्म की, दर्शन की मीठी चाशनी चढ़ाई गई ताकि वो स्वीकार की जा सके। जैसा कि वो खुद लिखते हैं, ये प्रथाएं इतनी घिनौनी और चौंकाने वाली रही होंगी कि इन्हें मीठा बनाने की बहुत जरूरत थी। और यहीं से हम आते हैं 5वें हिस्से पर। इसका आर्किटेक्ट कौन था? मनु की संहिता। अंबेडकर के विश्लेषण के हिसाब से इन प्रथाओं को लागू करवाने के लिए एक जबरदस्त कानूनी और धार्मिक फ्रेमवर्क की जरूरत थी,
और ये फ्रेमवर्क उन्हें मिला मनु के कानूनों में। और यहाँ देखिए महिलाओं की स्थिति में कितना बड़ा, कितना ज़बरदस्त बदलाव आया, जैसा अंबेडकर बताते हैं। एक तरफ है मनु से पहले के दौर की महिला जो वेद पढ़ सकती थी, गुरुकुल जाती थी, दोबारा शादी कर सकती थी और जिसके पास प्रॉपर्टी के अधिकार थे। और दूसरी तरफ है मनु की संहिता के बाद की महिला जिससे ये सारे अधिकार, सारी आज़ादी छीन ली गई। ये फर्क सच में चौंकाने वाला है। मनुस्मृति तो ऐसे श्लोकों से भरी पड़ी है जो अंबेडकर के अनुसार इस पूरी सोच की नींव रखते हैं। यहाँ महिलाओं को पुरुषों को बहकाने वाली बताया गया, उन्हें कभी भी आज़ादी के लायक नहीं समझा गया। ये एक तरह से वैचारिक हथियार थे जिससे महिलाओं पर पूरे कंट्रोल को जायज़ ठहराया जा सके। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सामाजिक इतिहास को दोबारा लिखना। अंबेडकर के मुताबिक इस सिस्टम को टिकाए रखने के लिए सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं था, बल्कि इतिहास को भी अपने हिसाब से बदलना जरूरी था। यहाँ एक सवाल उठता है कि वो जो सैकड़ों दूसरी जातियां थीं, वो कहाँ से आईं? अंबेडकर बताते हैं कि मनु और दूसरे धर्मशास्त्र लिखने वालों ने इसका एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सारी जातियां 4 असली वर्णों के बीच हुए मिश्रित विवाह यानी संकर से पैदा हुई हैं। लेकिन इस संकर थ्योरी में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी जिसे अंबेडकर ने पकड़ लिया। आप देखिए, अलग अलग कानून बनाने वाले एक ही जाति के बनने का कारण बिल्कुल अलग अलग बताते हैं और बड़े बेतुके तरीके से। जैसे उग्र जाति के बारे में मनु कुछ और कहते हैं तो औशनस कुछ और। इसी लॉजिक के बिना की गई घालमेल को अंबेडकर ने मनु की सनक या मनु का पागलपन कहा। यहां अंबेडकर एक बहुत बड़ा तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि आंध्र, मगध और अंभष्ट जैसी जो उस समय की ताकतवर और आज़ाद जनजातियां थीं, उन्हें इन किताबों में जानबूझकर नाजायज़ संतानें बताकर बदनाम किया गया। उन्हें एक झूठी अपमानजनक कहानी से जोड़कर जाति के ऊंच नीच वाले सिस्टम में फिट कर दिया गया। और इस तरह देखिए सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। अंबेडकर के लिए जाति का पूरा ढांचा सिर्फ एक चीज को बचाने के लिए खड़ा किया गया था, एंडोगैमी यानी सगोत्रीय विवाह। और इसे लागू करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, महिलाओं पर पूरा नियंत्रण। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं कि एक ऐसे सामाजिक सिस्टम की विरासत क्या हो सकती है जिसकी नींव ही अंबेडकर के अनुसार महिलाओं को अधीन बनाने पर रखी गई थी।